Hello dear students of class 10th, I Avdesh Mishra. Welcome to all of you who are watching this video. आज आपके क्लास 10th में चैप्टर सेकेंड स्टार्ट हो रहा है और चैप्टर सेकेंड आपका है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल, क्षार व लवण वाले चैप्टर को हमने दो टॉपिक्स में बांट दिया है। टॉपिक फर्स्ट में हम लोग लेंगे एसिड्स एंड बेसिस और इसी चैप्टर के सेकेंड टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे साल्ट्स, इंडिकेटर्स एंड पीएच वैल्यू, लवण सूचक व पीएच वैल्यू। तो इसके टॉपिक फर्स्ट में हम लोगों को जो कंटेंट है उसको हमने स्टडी पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से स्टडी पॉइंट्स इस टॉपिक फर्स्ट में आ रहे हैं। टॉपिक फर्स्ट एसिड्स एंड बेसिस है और टॉपिक फर्स्ट में आपका फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन, परिचय। सेकेंड पॉइंट क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स, अम्ल की प्राचीन अवधारणा। थर्ड आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स, अम्ल की आर्हीनियस संकल्पना। फोर्थ क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिस, क्षारक की प्राचीन अवधारणा। फिफ्थ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिस, क्षारकों की आर्हीनियस संकल्पना। सिक्स एल्कली यानी क्षार। सेवेंथ डिफरेंस बिटवीन एल्कली एंड बेसिस, क्षार व क्षारकों के बीच में अंतर। एट्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, अम्लों का वर्गीकरण। नाइन्थ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अम्लों के गुण। एंड टेंथ एंड लास्ट स्टडी पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस यानी क्षारकों के गुण। अब इस टॉपिक में जो भी स्टडी पॉइंट्स हैं उनमें उनको बारी बारी से हम पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे और फिर आप उसको नोट कर सकें। इसके लिए हम उसे उसके बाद बोर्ड पे लिख देंगे ताकि आप उससे नोट कर सकें। तो पहला स्टडी पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ग्रह पृथ्वी, उस पर लाखों पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये जो लाखों पदार्थ हैं, वैज्ञानिकों ने इनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए समय समय पर इनको विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। जैसे कि आप जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पदार्थ का ठोस, द्रव, गैस में वर्गीकरण, या क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, पदार्थों का कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों में वर्गीकरण, या क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, पदार्थों का तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकरण, या क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस इनटू कोलाइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स, कोलाइड और क्रिस्टलाभों में वर्गीकरण। इसी प्रकार से वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं पदार्थों को एसिड्स, बेसिस और साल्ट में वर्गीकृत करने का। एसिड्स, बेसिस और साल्ट में वर्गीकृत करने के लिए वैज्ञानिकों ने समय समय पर कई कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। इनमें से स्वांटे, आर्हीनियस, ब्रांस्टेड एंड लौरी और लुईस कॉन्सेप्ट प्रमुख हैं। लेकिन यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में हमें इन सब को नहीं पढ़ना है, हमें केवल सिंपल डेफिनेशन एसिड एंड बेसिस की यहाँ पे पढ़नी है, जो कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। तो अब हम ये इस हाँ बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो भी बात हम आपको समझाते हैं उसे आप चूंकि अपनी कॉपी पे नोट भी करना चाहेंगे तो नोट करने के लिए इसे हमने बोर्ड पे समराइज भी कर दिया है। आइए देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। देयर आर मिलियंस ऑफ कंपाउंड फाउंड ऑन आवर प्लेनेट अर्थ, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं।
दे ऑल आर क्लासिफाइड बाई ए नंबर ऑफ वेज। उन्हें हम कई तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। वन वे टू क्लासीफाई देम इज बेस्ड ऑन देयर केमिकल बिहेवियर। एक तरीका ये है कि हम उनके रासायनिक व्यवहार के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करें। On the basis of their chemical behavior, all compounds can be classified into the following groups: acids, bases and salts। अपने रासायनिक व्यवहार के आधार पर यौगिकों को हम 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं: एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। हिंदी में इन्हें अम्ल, क्षारक, क्षारक को भस्म भी कहते हैं, और लवण कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टडी पॉइंट्स पर। योर नेक्स्ट स्टडी पॉइंट इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स। अम्लों का प्राचीन विचार। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो एसिड शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस, उससे लिया गया है। और एसिडस का मीन्स क्या होता है? एसिडस मीन्स होता है सावर इन टेस्ट, यानी स्वाद में खट्टा। तो जो भी पदार्थ स्वाद में खट्टे होते थे और साथ ही साथ वे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देते थे, टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, उन्हें एसिड्स कहा जाने लगा। अब आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में आप बहुत सारे पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन हैं? लेमन्स यानी नींबू, ऑरेंज, संतरा, टैमरिंड, इमली, विनेगर, सिरका। अब ये सब स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये सब स्वाद में खट्टे क्यों होते हैं? ये सब स्वाद में इसलिए खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें कोई ना कोई एसिड पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, टोमेटोज यानी टमाटर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, एप्पल में मैलेइक एसिड पाया जाता है। तो इन एसिड्स की उपस्थिति के कारण इन पदार्थों का, इन फलों का जो स्वाद है वो खट्टा होता है। अब आइए इसको हम बोर्ड पे समराइज भी किए देते हैं। अब आप नोट कर सकें इसलिए हमने इसको बोर्ड पर समराइज भी कर दिया है और आपको हम डिक्टेट भी किए देते हैं। द वर्ड एसिड इज टेकन फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सावर। Those substances which are sour in taste and turn blue litmus red are called acids in ancient days। अब बहुत सारे सब्सटेंसेस, नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिनमें एसिड्स पाए जाते हैं और उन एसिड्स की वजह से उनका टेस्ट जो है वो सावर होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिनको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं और उनमें कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बोर्ड पे हमने कुछ नेचुरल सोर्सेज लिखे हुए हैं और जिनमें कोई ना कोई एसिड पाया जाता है जिनकी वजह से वो स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 1 सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स कौन हैं? जैसे लेमन्स, नींबू, ऑरेंज, संतरा, इन सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सेकेंड विनेगर, सिरका, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। सावर मिल्क या कर्ड, खट्टा दूध या दही, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एप्पल, सेब, इनमें मैलेइक एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स एंड टैमरिंड, अंगूर और इमली, इनमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टोमेटोज, टमाटर, इनमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और ये जो ब्राउन एंड्स हैं, भूरी चींटियाँ हैं, ये जब डंक मारती हैं तो ये फॉर्मिक एसिड को छोड़ती हैं। और ओलिव ऑयल, जैतून का तेल, इसमें ओलेइक एसिड पाया जाता है। तो ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये आप जानते हैं कि इनका टेस्ट सावर होता है, इसलिए होता है क्योंकि इनमें ये एसिड्स पाए जाते हैं। अब ये तो हुई एसिड्स की क्लासिकल कॉन्सेप्ट
कि प्राचीन काल में किनको हम एसिड्स कहते थे। प्राचीन काल में जो एसिड्स की डेफिनेशन बनाई गई थी उसमें उनका टेस्ट देखा गया और उनका जो लिटमस है उसके प्रति उनका क्या बिहेवियर है वो देखा गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता दें, वैसे तो हम इसको इसी चैप्टर के नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें कंसीडर करेंगे। इंडिकेटर, इंडिकेटर का मतलब है सूचक। अब सूचक का मतलब क्या है? सूचक शब्द से ही स्पष्ट है कि ये कोई ना कोई सूचना देता है। तो यहाँ पे एसिड एंड बेसिस के रेफरेंस में जब हम इंडिकेटर की बात करेंगे तो हम उन इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेसिक इंडिकेटर्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका एसिड में एक अलग कलर होता है और बेसिस में अलग कलर होता है, तो वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। जब एसिड्स में जाते हैं तो अपना एक अलग कलर दिखाते हैं और बेसिस में जाते हैं तो अपना अलग कलर दिखाते हैं। तो इन्हीं को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। इसी प्रकार का एक इंडिकेटर है लिटमस पेपर, जो दो प्रकार का होता है, ब्लू होता है और रेड होता है। तो इसका जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। अब एसिड बेस के इंडिकेटर्स जो भी हैं वो किस तरीके से अपना कलर चेंजते हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल में इसी चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो अब एसिड्स की ये प्राचीन परिभाषा हो गई, प्राचीन कॉन्सेप्ट हो गया जो कि टेस्ट पर आधारित था, जो कि इंडिकेटर्स के कलर चेंज पर आधारित था। अब एसिड्स का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जैसा कि हमने आपको बताया कि एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने के लिए कई कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्हिनियस कॉन्सेप्ट। तो स्वांटे ऑर्हिनियस ने किन पदार्थों को एसिड्स कहा, इसको आइए आगे समझते और जानते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड या ऑर्हिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। बच्चों, जो अम्लों की आधुनिक अवधारणा है यानी ऑर्हिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, वो स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांटे ऑर्हिनियस के द्वारा सबसे पहले दी गई। अब स्वांटे ऑर्हिनियस का क्या कहना था? स्वांटे ऑर्हिनियस का कहना ये था कि वे पदार्थ जिन्हें हम जब जल में घोलें तो वो जलीय विलयन में धन आयन के रूप में केवल हाइड्रोजन आयन दें, H+ आयन दें, उन्हें एसिड्स उन्होंने कहा। अब यहाँ पे एक बात और भी जाननी जरूरी है कि जो हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन, वो वाटर में इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाता है। तो इसलिए वो क्या करता है, वो एक वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन कर लेता है, H2O + H+ और कंबाइन करके क्या बनाता है? कंबाइन करके वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+ आयन बनाता है। तो हाइड्रोजन आयन तो वाटर में अकेले रह नहीं सकता है, तो इसलिए हम इस परिभाषा को थोड़ा सा अमेंड करे लेते हैं, थोड़ा सा इसको संशोधित करे लेते हैं। तो अब परिभाषा क्या हो गई कि स्वांटे ऑर्हिनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में धन आयन के रूप में केवल हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें एसिड्स कहा गया। अब कौन कौन से पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में धन आयन के रूप में हाइड्रोनियम आयन देते हैं? जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, आर्थोफास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड H3PO4, ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। इसमें से HCl, H2SO4, HNO3 ये जो तीन हैं ये काफ़ी कॉमन हैं और जनरली हम इनको इस केमिस्ट्री में इनका हम रेफरेंस के रूप में इनको इस्तेमाल करते हैं और इन तीनों को एक साथ मिनरल एसिड्स कहा जाता है। जहाँ पे मिनरल एसिड कहा जाएगा उसका मतलब या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड। इसी तरह से फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COH, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 × 2H2O। तो फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं।
तो अब आप इसको नोट कर सकें इसलिए हमने बोर्ड पे इसको यहाँ पर लिख भी दिया है और हम डिक्टेट भी किए दे रहे हैं। तो according to the Arrhenius concept of acid, those substances which furnishes hydrogen ion as the only cation when they dissolve in water are called acids. Since hydrogen ion do not exist in free state in water, therefore it combine with the water molecule and form hydronium ion. Therefore you can define acids as those substance which when dissolved in water furnishes hydronium ion as the only cation are called acids। और यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, ये वाटर मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन आयन से कंबाइन कर रहा है और हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। और ये हमने इसमें एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, ये डेफिनेशन लिख दी है और हमने आपको डिक्टेट भी कर दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट स्टडी पॉइंट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ बेसेस, क्षारकों या भस्मों की प्राचीन अवधारणा। जैसा कि आपने देखा कि एसिड्स के केस में एसिड्स को प्राचीन काल में डिफाइन करने के लिए लोगों ने उनके कौन कौन से केमिकल बिहेवियर को लिया, उनके टेस्ट को लिया, उनका जो लिटमस के प्रति एक्शन है उसको लिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी बेसिस को भी डिफाइन करने के लिए टेस्ट को कंसीडर किया गया, लिटमस के प्रति उसका क्या एक्शन है उसको कंसीडर किया गया, और एक चीज़ यहाँ पे और शामिल कर ली गई कि वो टच में कैसे लगते हैं, क्योंकि इनका जो बेसिस का सल्यूशन होता है उसका ज़रा टच स्पेशल टाइप का होता है। तो पहली चीज़ टेस्ट में कैसे हों, यानी उनका स्वाद कैसा हो, बिटर इन टेस्ट यानी स्वाद में कड़वे हों, और दूसरी चीज़ लिटमस के प्रति उनका क्या एक्शन हो जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हों, और तीसरी चीज़ वो छूने पर साबुन की तरीके से चिकने नज़र आते हों, यानी उनका सोपी टच हो, तो उन्हें बेसिस कहा गया। जैसे सोडियम कार्बोनेट का सल्यूशन यानी सल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा, या सल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम बुझे चूने का सल्यूशन, तो ये वॉशिंग सोडा या बुझा चूना ये क्या होते हैं, इनका टेस्ट बिटर होता है और ये ब्लू रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं और इनका ये टच में सोपी होते हैं। तो ये सारे पदार्थ इसको बेसिस कहा गया। अब इसको हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख भी दिया है और हम डिक्टेट भी किए देते हैं। तो इन एशियंट times those substances which are bitter in taste and turn red litmus blue and soapy touch are called bases. For example, sodium carbonate, solution of sodium carbonate यानी वॉशिंग सोडा, सल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम यानी बुझे चूने का सल्यूशन। अब ये तो प्राचीन विचार है, इसमें भी इसका आधुनिक जो विचार है वो हम लोग यहाँ पे ऑर्हिनियस कॉन्सेप्ट को ही पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्वांटे ऑर्हिनियस जो हैं उनके अनुसार कौन से पदार्थ क्षारक हैं। हालांकि उन्होंने क्षारक नहीं क्षार को डिफाइन किया था, एल्कली को डिफाइन किया था। अब क्षारक और क्षार में भी थोड़ा सा फर्क होता है बेस और एल्कली में, उसको हम इसी क्रम में आगे समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आइए चलते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं व्हाट इज द आर्हिनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। क्षारकों का आर्हिनियस संकल्पना क्या है उसको जानते हो समझते हैं। Your next study point is Arrhenius concept of bases, क्षारकों का आर्हिनियस संकल्पना। अब यहाँ पे जब हम आर्हिनियस संकल्पना की बात करेंगे तो एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आर्हिनियस के कॉन्सेप्ट में बेसिस और एल्कली यानी क्षारक और क्षार को एक ही समझना है। अब आर्हिनियस के अनुसार कौन से पदार्थ बेस कहलाते हैं या एल्कली कहलाते हैं? कोई भी ऐसा पदार्थ जो जल में घोलने पर ऋण आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देता है यानी OH माइनस आयन देता है, इसके अलावा कोई ऋण आयन नहीं देता है, वे सभी पदार्थों को आर्हिनियस ने एल्कली या बेस कहा।
अब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये सारे पदार्थ बेसिस या एल्कली आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार कहलाएंगे, क्योंकि ये सारे पदार्थ जब जलीय विलयन में घोले जाते हैं तो ये सब ऋण आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन ही देते हैं, इसलिए इनको बेसिस या एल्कली कहा जाता है। अब इसको हमने यहाँ पे बोर्ड पे समराइज भी कर दिया है और हम आपको डिक्टेट भी किए देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस, दोज सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फर्निशेस हाइड्रोक्साइड आयन एज ए ओनली एनायन आर कॉल्ड bases are alkali such as sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide etc. अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पे आते हैं, एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। तो क्षारकों की वास्तविक अवधारणा क्या है? अब आप कहेंगे कि आर्हीनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में बेसिस और एल्कली को एक ही कंसीडर कर लिया गया है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्षारकों की आधुनिक विचारधारा क्या है? तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार वास्तव में कोई भी ऐसा पदार्थ जो अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाए, उसे हम क्षारक या भस्म यानी बेस कहेंगे। एनी सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड बेस। अब कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो अम्लों से क्रिया करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं? नंबर 1 मेटल ऑक्साइड्स, धातुओं के ऑक्साइड्स, जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसी प्रकार से दूसरे कौन से और पदार्थ हैं जो एसिड से रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं? जितने आपके मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। इसके अलावा और कौन कौन से पदार्थ हैं जो एसिड से रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं? मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स भी एसिड से जब रिएक्ट कराए जाते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो मेटल कार्बोनेट्स जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। इसके साथ साथ जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं या मेटल बाइकार्बोनेट्स हैं, उनकी भी जब हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो वो भी साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट KHCO3, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट MgHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3। तो यहाँ पे आपने देखा मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये सारे पदार्थ जब हम इनको एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो ये साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो एक्चुअली इन सभी को बेसिस मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कहा जाएगा। तो इसको हमने ब्लैक बोर्ड पे समराइज भी कर दिया है और आपको डिक्टेट भी कर दिया है। अब आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पर। अब बेसिस क्या होते हैं ये तो हम लोग जान समझ गए हैं। अब आइए जानते और समझते हैं कि एल्कली क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। अब क्षार वाटर सॉल्यूबल बेस होते हैं और वे वाटर सॉल्यूबल बेस होते हैं जो जल में घोलने पर ऋण आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यानी एल्कली होने के लिए
बेस का वाटर में सॉल्युबल होना जरूरी है और सॉल्युबल होने के साथ साथ वो ऋण आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देता हो, यानी वाटर सॉल्युबल बेस which furnishes hydroxide ion as only anion when it dissolve in water is called alkali। अब एग्जाम्पल्स पे देखते हैं, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं ये बेस हैं और वाटर सॉल्युबल हैं और जब पानी में घोले जाते हैं तो ऋण आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, इसलिए इनको हम एल्कली कहते हैं। अब बेस और एल्कली को लेके आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि आपको लगे कि बेसिस कुछ और होते हैं, एल्कली कुछ और होते हैं या बेस ही एल्कली होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड एल्कली। आइए नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पे चलते हैं। योर नेक्स्ट स्टडी पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड एल्कली। हिंदी में अगर कहें तो क्षारक और क्षार में अंतर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड एल्कली, इसको जरा समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हमारे अगले सेंटेंस पे। सभी एल्कलीज बेसिस होते हैं, लेकिन सभी बेसिस एल्कली नहीं होते हैं। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से जरा समझिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये सभी बेसिस हैं। क्यों बेसिस हैं? क्योंकि ये सब एसिड से रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो इसलिए ये बेस हैं। और ये बेस होने के साथ साथ वाटर सॉल्युबल भी हैं और वाटर में जब इनको घोला जाता है तो ये ऋण आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये बेसिस भी हुए और एल्कली भी हुए। बेसिस क्यों हुए? क्योंकि ये एसिड से रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इसलिए बेसिस की डेफिनेशन के को फॉलो करते हैं। और ये वाटर सॉल्युबल भी हैं और व्हेन इट दे डिसॉल्व इन वाटर दे फर्निशेस हाइड्रोक्साइड आयन एज ए ओनली एन आयन, तो ये एल्कली को भी फॉलो करते हैं। तो इसलिए ये बेसिस भी हुए और एल्कली भी हुए। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखते हैं, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड। अब ये बेसिस तो हैं। बेसिस क्यों हैं? क्योंकि ये बेसिस की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। ये सभी एसिड से रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं। इस वजह से ये बेस तो हैं पर एल्कली नहीं है। तो जो भी बेस वाटर सॉल्युबल होगा और जो वाटर में घुल के ऋण आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देगा, उसे हम एल्कली कहेंगे। अगर कोई भी एल्कली है तो उससे पहले वो बेस होगा, लेकिन बेस है तो वो एल्कली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब हमको लगता आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि एल्कली क्या है और बेस क्या है। वाटर सॉल्युबल बेस जो कि वाटर में घुल के
ऋण आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन दे, वो एल्कली, यानी एल्कली के लिए बेस होना जरूरी है। अगर बेस होगा तभी वो एल्कली हो सकता है, अगर बेस ही नहीं है तो एल्कली होने का कोई क्वेश्चन नहीं पैदा होता है। अब चलिए नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पे चलते हैं। योर नेक्स्ट स्टडी पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, अम्लों का वर्गीकरण। अब अम्लों का जो वर्गीकरण है वो हम कई आधार पे कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ एसिड्स, यानी अम्लों के स्रोत क्या हैं उस आधार पे। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ एसिड्स, यानी अम्लों का रासायनिक संगठन के आधार पे। तीसरे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, अम्लों की प्रबलता के आधार पर। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स, अम्लों की सांद्रता के आधार पर। और फिफ्थ एंड लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ द एसिड्स, यानी अम्लों की भास्मिकता या क्षारकता के आधार पर। अब वन बाय वन देखते हैं। अब हमने ये ब्लैक बोर्ड पे भी लिख दिया है किस किस बेसिस पे हम इसको एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ए, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ एसिड्स। बी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ एसिड्स। सी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। डी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स। एंड ई एंड लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। अब इनके बेसिस पे एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, आइए वन बाय वन इसको समझते हैं। एसिड्स के क्लासिफिकेशन का पहला आधार है सोर्सेज ऑफ एसिड्स, यानी एसिड कहाँ से प्राप्त किया गया है। अब एसिड्स जनरली दो प्रकार के सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं, एक तो मिनरल्स, खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी जीवधारी, जिसमें इंक्लूडिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, उनसे एसिड्स प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ एसिड्स, एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट, those acids which are derived from minerals are called mineral acids or inorganic acids। वे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। ये कौन कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सारे मिनरल्स एसिड्स हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स कौन हैं, दो एसिड्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म जब हम कहते हैं तो उसमें दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो कौन कौन से एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। अब ये एसिड्स ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं तो इन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स एंड सेकेंड ऑर्गेनिक एसिड्स। और इसको हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिख भी दिया है, आपको डिक्टेट भी कर दिया है। अब आते हैं दूसरा आधार पे, देखते हैं कि एसिड्स को कितने वर्गों में बांटा गया है। एसिड्स को क्लासिफाई करने का नेक्स्ट बेसिस है उनका केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन का तात्पर्य है कि एसिड्स में किन किन प्रकार के एलिमेंट्स के एटम्स शामिल हैं। तो इस बेसिस पे एसिड्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, नंबर एक हाइड्रा एसिड्स और नंबर दो ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स कौन है, हाइड्रा एसिड्स वे एसिड्स हैं जिनमें एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स का एटम सम्मिलित होता है और दूसरे उसमें ऑक्सीजन को छोड़कर किसी नॉन मेटल
एलिमेंट्स का एटम शामिल होता है। तो दोज एसिड्स विच कंटेनिंग ओनली द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड द एटम्स ऑफ एनी अदर नॉन मेटल बट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब HCl में क्या है, एक हाइड्रोजन का एलिमेंट शामिल है और एक ऑक्सीजन को छोड़ के दूसरी नॉन मेटल कौन है, क्लोरीन, उसका एटम शामिल है। इसी प्रकार से हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr में भी आप देखिए दो प्रकार के एलिमेंट्स के एटम शामिल हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल ऑक्सीजन को छोड़ के है, ब्रोमीन। इसी प्रकार से हाइड्रोआयोडिक एसिड में भी आप देखिए कि एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स का एटम शामिल है और दूसरे ऑक्सीजन को छोड़ के नॉन मेटल आयोडीन है, उसका एलिमेंट शामिल है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, ये आपके हाइड्रा एसिड्स कहलाएंगे। दूसरे कौन है, दूसरे ऑक्सी एसिड्स हैं। अब ऑक्सी एसिड्स में कि कौन कौन से एलिमेंट्स के एटम शामिल हों, एक तो हाइड्रोजन का एलिमेंट का एटम शामिल हो, हाइड्रोजन तो कंपलसरी है। दूसरे कोई नॉन मेटल एलिमेंट्स का एटम शामिल हो ऑक्सीजन को छोड़ के, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, इनका शामिल हो, और तीसरे ऑक्सीजन का शामिल हो। तो इनको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एसिड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। अब ये कौन कौन है, ये नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आर्थोफास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड H3PO4, बोरिक एसिड H3BO3, ये सब ऑक्सी एसिड्स हैं। इनको आप ऐसे कह सकते हैं एसिड्स विद ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सी एसिड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ एसिड्स, एसिड कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट कौन सा बेसिस है उसके आधार पे समझते हैं। तो थर्ड बेसिस है एसिड्स को क्लासिफाई करने का स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, यानी प्रबलता के आधार पे अम्लों का वर्गीकरण। अब इससे पहले हम लोग ये समझें कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जान लेना भी जरूरी है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड यानी अम्ल की प्रबलता का क्या मतलब है। आपको पता है, पहले से आप जानते हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में यानी जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अब किसी भी एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम कितने हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट हैं, इसी कॉन्सेंट्रेशन को उसकी स्ट्रेंथ कहा जाता है। द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स। अब एक चीज़ और जानिए, वो ये कि जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। आप कहेंगे कि सर ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हिंदी में इनको विद्युत अपघट्य कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअल में जो सब्सटेंसेस हैं वो सब्सटेंसेस जब वाटर में डिज़ाल्व किए जाते हैं तो उनमें से बहुत से होते हैं जो आयंस देते हैं, यानी चार्ज्ड पार्टिकल्स देते हैं। आपको मालूम है आयंस कैटायन देते हैं, एनायन देते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं वो आयंस नहीं देते हैं, जैसे शुगर कोई आयन नहीं देती, यूरिया कोई आयन नहीं देता है। तो जो सब्सटेंसेस वाटर में डिज़ाल्व करने पर आयंस देते हैं उन्हें हम दरअसल इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, और जो आयंस नहीं देते उनको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो एसिड्स वास्तव में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये आयंस देते हैं। तो अब एसिड्स में किस एसिड में हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा,
उस एसिड्स में हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा डिसोसिएट करेगा, जो ज़्यादा आयनित होगा। मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स हैं और लगभग 100 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं, तो उसमें हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से वो एसिड जो कम डिसोसिएट होगा, जिसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन 10 या 15 ही डिसोसिएट हो पा रहे हैं, तो उसमें हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो इसी प्रकार से on the basis of strength of acids can be categorized into two category. First, strong acids और सेकेंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब प्रबल अम्ल और वीक एसिड का मतलब दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल का मतलब क्या है? प्रबल अम्ल का मतलब है दोज एसिड्स विच ऑलमोस्ट डिसोसिएट कंप्लीटली, यानी जो विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उनके सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये इनके मॉलिक्यूल, इनके जो सॉल्यूशंस हैं उसमें आपको आयंस ही मिलेंगे, क्योंकि ये लगभग पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। और दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं वीक एसिड। वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स वे होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित हो पाते हैं, यानी दोज एसिड्स विच डिसोसिएट ओनली पार्शियली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। उनके सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए इनको वीक एसिड्स कहते हैं। अब वीक एसिड कौन है? जैसे फॉर्मिक एसिड, SCOH, एसिटिक एसिड, CH3COH, ये सब वीक एसिड्स हैं। अब इसको हमने यहाँ पे समराइज भी कर दिया हुआ है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड्स which almost completely dissociate in their aqueous solution, and weak acids are those acids which are dissociate partially in their aqueous solution। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्या बेसिस है, उसके बेसिस के आधार पर समझते हैं कि एसिड को कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। नेक्स्ट बेसिस है एसिड को क्लासिफाई करने का उनका कॉन्सेंट्रेशन। एक बार आपको रिमाइंड करा दें कि कॉन्सेंट्रेशंस का क्या मतलब है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ द एसिड्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यानी अम्ल के जलीय विलयन में प्रति इकाई आयतन कितना एसिड्स घुला हुआ है, उसी को हम एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। अब अगर दो एसिड के सॉल्यूशन हैं और दो एसिड के सॉल्यूशन में एक दोनों का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, 1 लीटर वाटर में दोनों डिज़ाल्व किए गए हैं और 1 लीटर वाटर में दोनों डिज़ाल्व किए गए हैं, तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो तो सेम है। अब एक में रिलेटिवली हाई अमाउंट घोला गया है, यानी अपेक्षाकृत ज़्यादा एसिड की मात्रा घोली गई है, और दूसरे में रिलेटिवली एसिड की लेस अमाउंट घोला गया है, कम मात्रा घोली गई है। तो इस केस में हम कहेंगे कि जिसमें एसिड की रिलेटिवली हाई क्वांटिटी घुली हुई है उसको हम बोलेंगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड। कॉन्सनट्रेटेड एसिड, इसको हम संक्षेप में CONC लिखेंगे डॉट, कॉन्सनट्रेटेड एसिड। हिंदी में इसको सांद्र अम्ल बोलते हैं। और दूसरा जिसमें रिलेटिवली यानी अपेक्षाकृत कम मात्रा घुली हुई है एसिड्स की, उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट एसिड।
डाइल्यूट एसिड, इसको हम संक्षेप में DIL बोलते हैं। अब ये डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक दूसरे के कंपैरिजन में हैं। कोई एब्सोल्यूट एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, कोई एब्सोल्यूट एसिड जो है वो डाइल्यूट नहीं होता है। तो एक दूसरे के कंपैरिजन में एक एसिड दूसरे के कंपैरिजन में डाइल्यूट हो सकता है, तो तीसरे के कंपैरिजन में कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कैन बी कैटेगराइज इन 2 कैटेगरीज, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। यानी सांद्रता के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक सांद्र अम्ल और एक तनु अम्ल। अब चलते हैं नेक्स्ट बेसिस पे। अब नेक्स्ट बेसिस है आपके एसिड्स के क्लासिफाई करने का, एसिड्स की बेसिसिटी। तो सबसे पहले जानने का समझने का प्रयास करते हैं कि ये बेसिसिटी ऑफ एसिड्स क्या होती है। आपको ऑलरेडी पता है कि एसिड्स जो हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, जो बाद में हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है, वो एक अलग बात है। तो एसिड्स के पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में, ये एसिड्स की बेसिसिटी कहलाती है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। अब बेसिसिटी के आधार पे एसिड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक मोनोबेसिक एसिड, एक क्षारकीय अम्ल, दूसरे डाइबेसिक एसिड, द्विक्षारकीय अम्ल, और तीसरे ट्राइबेसिक एसिड यानी त्रिक्षारकीय अम्ल। अब मोनोबेसिक एसिड्स कौन है? मोनोबेसिक एसिड्स वो हैं जिनके एक्वस सॉल्यूशन में एसिड का एक मॉलिक्यूल केवल एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। दोज एसिड्स विच प्रोड्यूस्ड ओनली 1 हाइड्रोजन आयन बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन आर मोनोबेसिक एसिड। ये कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये मोनोबेसिक एसिड हैं। अब डाइबेसिक एसिड्स कौन है? डाइबेसिक एसिड्स जो हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में उनका एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। दोज एसिड्स विच प्रोड्यूस 2 हाइड्रोजन आयन बाय पर मॉलिक्यूल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड कौन है? जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आपका ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, ये सब डाइबेसिक एसिड है। थर्ड है ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड कौन होते हैं? जिनका एक मॉलिक्यूल उनके एक्वस सॉल्यूशन में 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। दोज एसिड्स विच प्रोड्यूस 3 हाइड्रोजन आयन बाय पर मॉलिक्यूल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड्स में कौन कौन है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, बोरिक एसिड H3BO3, ये ट्राइबेसिक एसिड्स हैं। तो कंक्लूड कर लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड एंड ट्राइबेसिक एसिड्स। तो ये डिफरेंट टाइप के बेसिस थे। एसिड का सोर्स, एसिड का केमिकल कंपोजिशन, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, एसिड की स्ट्रेंथ, एसिड की बेसिसिटी, इस आधार पे हम एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपके दिमाग में आ सकती है कि एसिड की प्रॉपर्टी है, एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको एसिडिटी क्यों नहीं कहते हैं, बेसिसिटी क्यों कहते हैं? क्यों? तो इसका देखिए, इसको इस ढंग से समझिए कि एसिड्स और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब उस केस में होता क्या है कि एसिड के जो हाइड्रोजन आयन हैं, बेसिस से जो हाइड्रोक्सिल आयन निकलते हैं उनसे वो कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। तो जितने हाइड्रोजन आयन देता है एसिड्स, वो वास्तव में बेस के हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट करता है। इस वजह से एसिड के पर मॉलिक्यूल के द्वारा दिए गए हाइड्रोजन आयनों को उसकी एसिडिटी न कह के बेसिसिटी कहते हैं। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पर।
अब एसिड्स की ही तरह हम लोग बेसिस को भी कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बेसिस का क्लासिफिकेशंस किस किस बेसिस पे हो सकता है? बेसिस का क्लासिफिकेशन हो सकता है उनकी स्ट्रेंथ के आधार पर, प्रबलता के आधार पर। बेसिस का क्लासिफिकेशन हो सकता है उनके कॉन्सेंट्रेशंस के आधार पर, और बेसिस का क्लासिफिकेशन हो सकता है एसिडिटी के आधार पर, यानी उनकी अम्लीयता के आधार पर। तो इस तरीके से बेसिस को हम 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ बेसिस। आइए आगे चलते हैं। अब स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको हम एसिड्स के केस में पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो स्ट्रेंथ के आधार पे जो बेसिस हैं उन्हें 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस यानी प्रबल क्षारक, और एक वीक बेसिस यानी दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक कौन है? जो कि पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं, यानी उनके सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो रिलेटिवली बहुत हाई होता है। और वीक बेसिस कौन है? वीक बेसिस वे बेसिस हैं जो कि पार्शियली ही आयोनाइज्ड हो पाते हैं, और उनके सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड आयन हैं वो रिलेटिवली उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, a basis can be classified into 2 categories, strong basis एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन है? जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। These bases are dissociate almost completely in their aqueous solution। और वीक बेसिस कौन है? वीक बेसिस हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस। तो ये जो वीक बेसिस हैं दे आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट बेसिस है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेसिस। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि द अमाउंट ऑफ बेसिस प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो कितना एक्वस सॉल्यूशन में, कितने उनके पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन में कितना बेस डिसॉल्व किया गया हुआ है, कितना अमाउंट उसमें उपस्थित है, इस आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, एक डाइल्यूट बेसिस और एक कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। अगर रिलेटिवली उसमें अमाउंट ऑफ बेस ज़्यादा मिला हुआ है, ज़्यादा घुला हुआ है, तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे, और अगर उसमें रिलेटिवली अमाउंट ऑफ बेस कम घुला हुआ है तो हम उसको डाइल्यूट बोलेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिस, द बेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस एंड डाइल्यूट बेसिस। अब थर्ड चीज आती है एसिडिटी ऑफ द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ द बेसिस। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये एसिडिटी क्या है, अम्लीयता क्या है। क्षारक की प्रॉपर्टी है अम्लीयता। अब किसी भी बेस का या एल्कली का, चूंकि यहाँ पे बेस नहीं एल्कली होगा, क्योंकि एल्कली ही हाइड्रोक्साइड आयन देंगे वाटर में डिजॉल्व होके, तो कोई भी एल्कली जो है उसका एक मॉलिक्यूल उसके एक्वस सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, ये उसकी एसिडिटी कहलाती है। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड बाई वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कली इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिटी। तो एसिडिटी के आधार पे जो बेसिस हैं या एल्कली हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट
मोनोएसिडिक बेस या मोनोएसिडिक एल्कली। मोनोएसिडिक एल्कली कौन है? जिनका एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। दोज एल्कली विच प्रोड्यूस ओनली वन हाइड्रोक्साइड आयन पर इट्स वन मॉलिक्यूल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम कहेंगे अब एसिडिटी के आधार पे जो एल्कलीज हैं या बेसेस हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला मोनोएसिडिक एल्कली, सेकेंड डाई एसिडिक एल्कली और थर्ड ट्राई एसिडिक एल्कली। मोनोएसिडिक एल्कली कौन है? मोनोएसिडिक एल्कली वे हैं जिनके जलीय विलयन में उनका एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। दोज एल्कली which produce only one hydroxide ion by its one molecule in its aqueous solution, तो उनको हम मोनोएसिडिक एल्कली यानी एक अम्लीय क्षार बोलते हैं। एक अम्लीय क्षार कौन है? लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इन सभी का एक मॉलिक्यूल इनके एक्वस सॉल्यूशन में केवल एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। दूसरे डाई एसिडिक एल्कली, द्विअम्लीय क्षार। द्विअम्लीय क्षार का मतलब क्या हुआ? द्विअम्लीय क्षार का मतलब है कि इनका एक मॉलिक्यूल इनके एक्वस सॉल्यूशन में दो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। दोज एल्कली which produce two hydroxide ion by its one molecule in its aqueous solution, इनको हम कहेंगे डाई एसिडिक एल्कली। अब ये कौन है? डाई एसिडिक एल्कली कौन है? कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस, तो ये आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये आपके डाई एसिडिक एल्कली हैं। अब तीसरे हो गए ट्राई एसिडिक एल्कली यानी त्रिअम्लीय क्षारक। अब त्रिअम्लीय क्षारक का मतलब क्या हुआ कि इनका एक मॉलिक्यूल इनके एक्वस सॉल्यूशन में तीन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। दोज एल्कली विच प्रोड्यूस थ्री हाइड्रोक्साइड आयन बाय इट्स वन मॉलिक्यूल इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, उनको हम ट्राई एसिडिक एल्कली कहेंगे। ट्राई एसिडिक एल्कली कौन से हुए? जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी ऑफ एल्कली कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी: मोनोएसिडिक एल्कली, डाई एसिडिक एल्कली एंड ट्राई एसिडिक एल्कली। तो ये जो हैं इनका बेसिस का डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन। अब इस एक बात जो आपके दिमाग में आ सकती है वो यहाँ पे कि जो हाइड्रोक्साइड्स आयन हैं वो एल्कली प्रोड्यूस करते हैं, और जब एल्कली प्रोड्यूस करते हैं या बेस प्रोड्यूस करते हैं तो इनको एसिडिटी क्यों कहा जाता है? इनकी इस प्रॉपर्टी को एसिड से क्यों रिलेट किया जाता है? अब आपको हमने बताया था, वहाँ भी बताया था एसिड के केस में भी, और यहाँ आपको फिर से हम इसको रिमाइंड कराए दे रहे हैं कि हमने आपसे कहा था कि when acid react with bases they form salt and water as a only product। जब भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो वो साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब इस केस में होता क्या है? इस केस में एसिड से जो हाइड्रोजन आयन निकलते हैं वो बेस के हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करते हैं, इसलिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस बाय द वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड उसको हम बेसिसिटी कहते हैं। और सिमिलरली जो हाइड्रोक्साइड आयन बेसिस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं वो एसिड के हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करते हैं, तो इस वजह से द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड बाय द एल्कली इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पर। योर नेक्स्ट स्टडी पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स।
अम्लों के गुण। तो अम्लों के गुण 1 by 1 इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके और हम समझते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट यानी स्वाद। तो जितने अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्शन ऑन इंडिकेटर, यानी सूचकों पर क्या इनका प्रभाव पड़ता है। यहाँ सूचक के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर आपको रिमाइंड करा देते हैं कि सूचक एक प्रकार के पदार्थ हैं जो सूचना देते हैं और इस बात की सूचना देते हैं कि ये एसिड है या ये एल्कली है। और सूचना देने का उनका तरीका होता है कि वो रंग बदल के अपनी सूचना देते हैं। इसलिए रंग बदल के अपनी सूचना देते हैं क्योंकि उनका एसिड में एक अलग रंग होता है और उससे हट के दूसरे प्रकार का रंग उनका एल्कली में होता है। तो यहाँ पे हम 3 इंडिकेटर्स ले रहे हैं, 3 सूचक ले रहे हैं। एक लिटमस पेपर, ये 2 प्रकार का होता है, एक ब्लू होता है और एक रेड होता है। दूसरा सूचक है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज 2 प्रकार के कलर देता है, एक येलो कलर देता है और एक रेड कलर देता है। और तीसरा फिनाप्थलीन सूचक को कंसीडर करेंगे। और फिनाप्थलीन जो सूचक है वो एक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है और दूसरे सॉल्यूशन में पिंक रहता है। तो इन इंडिकेटर्स का एसिड में क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार के रंग देते हैं। सबसे पहले आते हैं लिटमस पेपर में। तो एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देते हैं। अब मेथिल ऑरेंज का क्या उसमें व्यवहार रहता है। मेथिल ऑरेंज जो है वो आपके एसिडिक सॉल्यूशन में येलो से रेड हो जाता है। और तीसरा फिनाप्थलीन सूचक का क्या व्यवहार रहता है। फिनाप्थलीन सूचक जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहता है। तो ये तो इनका एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स हो गया। अब उसके बाद लेते हैं करोसिव नेचर, संक्षारक प्रकृति। अब आप कहेंगे सर संक्षारक प्रकृति क्या होती है। संक्षारक प्रकृति ये होती है कि जो एसिड्स हैं जब वो पेपर के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कागज के कांटेक्ट में आते हैं, या वो वुड के कांटेक्ट में, लकड़ी के कांटेक्ट में आते हैं, या वो स्किन यानी त्वचा के कांटेक्ट में आते हैं, या वो मेटल के कांटेक्ट्स में यानी धातुओं के कांटेक्ट में आते हैं, या वो मार्बल के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या करते हैं कि धीरे 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 उसको नष्ट कर देते हैं, उसको खा डालते हैं, ईट अप कर लेते हैं। तो ये जो नेचर है इनका इस प्रकार का, तो इस नेचर को करोजिव नेचर कहा जाता है। तो एसिड्स जो होते हैं वो उनका नेचर करोसिव होता है। अब उसके बाद आते हैं वाटर में घोलने पर क्या होगा, डिसोल्यूशन इन वाटर। तो आपको पता है कि when acid dissolve in water they furnishes hydrogen ion as a only cation। ये बात अलग है कि हाइड्रोजन आयन फर्दर कन्वर्ट इनटू हाइड्रोनियम आयन बाय कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन पहले तो वो हाइड्रोजन ही आयन देते हैं। तो जो एसिड्स के सॉल्यूशंस होते हैं उनमें हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं कि इनका मेटल्स के प्रति क्या बिहेवियर होता है, रिएक्शन विद मेटल्स। अब मेटल्स के प्रति इनका बिहेवियर ये होता है कि मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करती हैं तो मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन बनाती हैं, यानी एसिड्स मेटल से रिएक्ट करके मेटल साल्ट देते हैं और उनमें एसिड्स में जो हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में लिबरेट हो जाती है, निकल जाती है। तो एसिड से हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल गई और जो बाकी पोर्शन एसिड का बचा वो मेटल के साथ कंबाइन होके मेटल साल्ट बना लेता है। जैसे जिंक मेटल है, अब जिंक मेटल की हम रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी
H2SO4 से। तो Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। H2SO4 की जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल गई, बचा पोर्शन सल्फेट। सल्फेट ने जिंक मेटल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट मेटल साल्ट बना लिया। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी विद्युत की सुचालकता। अब विद्युत की सुचालकता का मतलब क्या है? विद्युत की सुचालकता का मतलब ये है कि दो प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं। एक प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक बह सकती है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरे प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक बह नहीं सकती है। अब सबसे पहले ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक किस में बह सकती है और किस सॉल्यूशंस में नहीं बह सकती है। इलेक्ट्रिक को बहने के लिए ये आवश्यक है कि उस सॉल्यूशंस में फ्री आयंस मौजूद हों। यदि फ्री आयंस मौजूद हैं तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक उसमें होके बहेगी, और अगर फ्री आयंस मौजूद नहीं हैं तो उसमें होके इलेक्ट्रिक नहीं बहेगी। अब आप तो जानते हैं कि एसिड्स इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके सॉल्यूशन में आयंस मौजूद होते हैं, इसलिए सॉल्यूशंस ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं एसिड्स की, इनको हमने ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे समराइज कर दिया है। एक बार ब्लैक बोर्ड पे हम आपको दोबारा रिवाइज कराए दे रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हैं। पहली चीज टेस्ट यानी स्वाद, सावर इन टेस्ट यानी स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकेंड, एक्शन ऑन इंडिकेटर, सूचकों पर प्रभाव, क्या क्या करते हैं? टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। टर्न मेथिल ऑरेंज रेड, मेथिल ऑरेंज जो येलो होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिनाप्थलीन रिमेन्स कलरलेस, फिनाप्थलीन सूचक अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है करोजिव नेचर यानी संक्षारक प्रकृति। तो ये हाईली करोसिव होते हैं, यानी जब कागज, कपड़ा, लकड़ी इत्यादि के संपर्क में आते हैं तो उसको धीरे धीरे खा के नष्ट कर देते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है डिसोल्यूशन इन वाटर। तो जब जल में घोलने पर क्या होता है? प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन फर्दर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जो बाद में हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। फिफ्थ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत सुचालकता। अब इनके विलयन में फ्री आयंस होते हैं तो देयरफॉर दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिक संचालन करते हैं। और सिक्स पॉइंट है रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स से रिएक्शन करके क्या करते हैं? मेटल्स एसिड से जब भी रिएक्ट करती हैं तो मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन बनाती हैं। Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूट ZnSO4 प्लस H2। अब एक बात यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कि आप ये सोच रहे होंगे क्या कुछ स्पेसिफिक मेटल्स हैं वही एसिड से रिएक्ट करती हैं, या सभी मेटल एसिड से रिएक्ट करती हैं, या कौन करती हैं और कौन नहीं करती हैं? तो इसका उत्तर सुनिए। देखिए, इस जो मेटल्स हैं उनकी एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया गया है, ये आपको पता है। और एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी उनकी सक्रियता के घटते क्रम में उनको सजाने पर एक सारणी प्राप्त होती है जिसको हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स हैं और हाइड्रोजन के नीचे मेटल्स हैं। अब जो हाइड्रोजन के नीचे मेटल्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करती हैं। लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर की जो मेटल्स हैं, एल्युमिनियम है, जिंक है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सभी मेटल्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। अब डाइल्यूट एसिड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड
की बात नहीं कर रहे हैं। दरअसल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो थोड़ा सा उसके साथ में बात समझ लीजिए कि द मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव टू हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड। अब डाइल्यूट मिनरल एसिड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बिल्कुल बात सही है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बिल्कुल बात सही है, लेकिन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा एक्सेप्शन पड़ जाता है। उसके साथ क्या एक्सेप्शन है? दरअसल जो नाइट्रिक एसिड है वो एसिड तो है ही है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट भी है, प्रबल ऑक्सीकारक भी है। तो ECS में हाइड्रोजन से, अब नाइट्रिक एसिड का जरा स्पेशल केस है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ECS में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुओं की जब नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराई जाती है तो उस केस में केवल दो ही धातुएं हैं, मैग्नीशियम यानी Mg और मैग्नीज यानी Mn। वे ही नाइट्रिक एसिड वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं, बाकी नहीं करती हैं। बाकी इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि ये ऑक्सीडेंट है, ये हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 में रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेंट रिड्यूस होते हैं। तो ECS पूरा हम अब कंक्लूड किए देते हैं, निष्कर्ष के तौर पे आपको बताए देते हैं कि ECS में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित प्रत्येक धातु डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी, लेकिन ECS में हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये लिबरेट नहीं करेंगी। सेकेंड केस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेंट होने के कारण ECS में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुओं में से केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज ही उस वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगी। बाकी के केस में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। अब आइए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। तो मेटल कार्बोनेट्स की एसिड से क्या रिएक्शन होती है? जितने मेटल कार्बोनेट्स हैं वे सभी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके मेटल साल्ट, वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करते हैं। इसके बाद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। तो जो मेटल बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनका एसिड के प्रति क्या रिएक्शन होता है? मेटल बाइकार्बोनेट्स की भी जब एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं तो वे भी मेटल साल्ट, वाटर बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यानी जैसा बिहेवियर मेटल कार्बोनेट्स का होता है डाइल्यूट एसिड के प्रति, वैसा ही बिहेवियर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का भी होता है। अब तीसरा है मेटल ऑक्साइड्स। मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं? तो मेटल के ऑक्साइड्स की जब हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो वे साल्ट बनाते हैं मेटल का और वाटर बनाते हैं। इसके बाद जो बेसिस हैं वो एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं? तो बेसिस जो हैं वो एसिड से जब भी रिएक्ट करते हैं, when any acid react with bases they form salt and water as a only product। एसिड बेस से रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर बनाता है और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में एसिड्स के जो हाइड्रोजन आयन लिबरेट निकलते हैं, फर्निश होते हैं, वे जो बेस के हाइड्रोक्साइड्स आयन निकलते हैं उनसे रिएक्ट करके वाटर बना लेते हैं। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट है कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम्स।
यानी एसिड्स में हाइड्रोजन परमाणु, सभी एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोजन उनमें उपस्थित होती है। ऑल एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, क्योंकि आपने देखा कि एसिड्स जब वाटर में डिजॉल्व किए जाते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन के रूप में देते हैं। जब उनकी हम मेटल से रिएक्शन करते हैं तो उनकी जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में लिबरेट हो जाती है। तो सभी एसिड्स का जो कॉमन फैक्टर है या जो कंपल्सरी फैक्टर है वो है कि सभी एसिड्स हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, ऑल एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वे सभी पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन होगा वो एसिड होंगे। अब ग्लूकोज है C6H12O6, अब इसमें तो हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं है। सुक्रोज, केन शुगर C12H22O11, इसमें भी हाइड्रोजन है लेकिन ये भी एसिड नहीं है। तो सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाई जाती हैं, लेकिन वे सभी पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन पाई जाती हैं वो सभी एसिड्स नहीं होते हैं। दरअसल इसका कारण ये है कि जो एसिड में हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल है। वो हाइड्रोजन जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के रूप में निकल जाती है और सभी हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेसेबल हों ये जरूरी नहीं है। जो आपकी ग्लूकोज में हाइड्रोजन है वो रिप्लेसेबल नहीं है। वो जब ग्लूकोज पानी में घोला जाएगा तो उसकी हाइड्रोजन आयन के रूप में नहीं जाएगी। तो हाइड्रोजन का होना अलग बात है और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन का होना अलग बात है। अब इसको हमने बोर्ड पे समराइज भी कर दिया है और इसको एक बार हम आपको रिपीट भी किए दे रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टडी पॉइंट है, नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट्स एसिड से रिएक्ट करके मेटल साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये सब जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ये साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, CO2 बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम का कार्बोनेट आप देखिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बन रहा है, वाटर बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। यानी ऑल कार्बोनेट्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का भी व्यवहार वही है कार्बोनेट्स जैसा। ये भी जब एसिड से रिएक्ट करते हैं मेटल साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम सल्फेट साल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कैल्शियम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आल्सो लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं उनकी जब हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं वे मेटल साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया कॉपर ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, कॉपर नाइट्रेट साल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। इसके बाद रिएक्शन विद बेसेस, क्षारकों से अभिक्रिया। तो एसिड बेस क्रिया करके ऑलवेज फॉर्म साल्ट एंड वाटर एज ए ओनली प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे एसिड हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, यहाँ पे एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इन्होंने साल्ट बनाया सोडियम क्लोराइड और वाटर बना। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद एसिड्स जितने भी हैं वो सब में हाइड्रोजन होती है। ऑल एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बट ऑलवेज रिमेंबर all compounds which are containing hydrogen are not acids। तो ये सब एसिड्स की प्रॉपर्टीज थी। अब आइए चलते हैं, आप नेक्स्ट स्टडी पॉइंट देखते हैं। अब कुछ प्रमुख एसिड्स हैं, उनके कुछ कॉमन यूजेस हैं, उनको जानते हैं। यहाँ पर ये एसिड्स और ये इनके कॉमन यूज। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या उपयोग होता है? फर्टिलाइजर्स को बनाने में इसका उपयोग होता है, जैसे अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट्स, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स,
इन सबको बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका प्रमुख उपयोग क्या है? इससे भी फर्टिलाइजर बनाया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, डाइज, ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक, ये इससे बनाए जाते हैं। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या उपयोग है कि क्लोराइड्स के निर्माण में और क्लोरीन गैस के निर्माण में इसका उपयोग होता है। सिट्रिक एसिड C6H8O7, इसका प्रमुख उपयोग क्या है? फ्रूट प्रिजर्वेशन, फल संरक्षण में इसका उपयोग होता है। बोरिक एसिड H3BO3, इसका प्रमुख उपयोग क्या है? यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक, पूर्तिरोधी के रूप में इसका उपयोग होता है। तो आपने एसिड्स की मुख्य प्रॉपर्टीज भी जान ली, एसिड्स के कुछ प्रमुख एसिड्स के प्रमुख उपयोग भी जान लिए। अब हम लोग बेसिस की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। बेसिस की प्रॉपर्टीज को जानते समझते हैं तो सबसे पहले बेसिस की प्रॉपर्टीज में हम लोग लेते हैं टेस्ट। तो इनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। उसके बाद दूसरा इनका एक्शन अपॉन इंडिकेटर्स, यानी इंडिकेटर्स पर इनका क्या प्रभाव होता है? तो जो लिटमस पेपर है ये यहाँ पे रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। मेथिल ऑरेंज के केस में मेथिल ऑरेंज जो है वो बेसिस यानी एल्कली के सॉल्यूशंस में येलो कलर देता है, और फिनाफ्थलीन जो है वो बेसिस और एल्कली के केस में पिंक कलर देता है। तो ये इंडिकेटर्स पर एल्कली या बेसिस का प्रभाव होता है। उसके बाद टच, यानी इनको छूने पर कैसा लगता है? ये छूने पर साबुन के तरीके से चिकने लगते हैं, सोपी टच होता है, स्लिपरी होते हैं। इसके बाद इनका करोजिव नेचर, अब करोजिव नेचर के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कागज, कपड़ा, लकड़ी, त्वचा, मेटल्स, पत्थर, इनके जब संपर्क में एसिड की ही तरह जब ये बेसिस भी आते हैं तो ये भी जो हैं ये उनको धीरे धीरे करके नष्ट कर देते हैं, तो ये भी करोजिव होते हैं। अब इसके बाद वाटर में घोलने पर क्या होता है? डिसोल्यूशन इन वाटर। तो वाटर में जब हम घोलते हैं एल्कली को तो ये ऋण आयन के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत की सुचालकता, तो चूंकि इनके भी सॉल्यूशंस में फ्री आयंस होते हैं तो दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन पॉइंट्स को हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख भी दिया है, आइए इनको एक बार यहाँ पर भी समझ लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में टेस्ट, स्वाद, बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कड़वे होते हैं। एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स 3 इंडिकेटर हमने लिए, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, मेथिल ऑरेंज इनमें येलो कलर देता है, और फिनाफ्थलीन जो है इनमें गुलाबी कलर देता है। छूने पर, ये टच करने पर, छूने पर कैसे लगते हैं? साबुन जैसे चिकने लगते हैं। करोजिव नेचर, ये भी एसिड की ही तरह से करोजिव होते हैं। वो डिसोल्यूशन इन वाटर, पानी में घोलने पर ये ऋण आयन के रूप में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इनके जो एक्वस सॉल्यूशन हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से होकर विद्युत धारा बह सकती है। अब आइए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो बेसिस जो हैं वो मेटल से रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन यहाँ पे एक एसिड्स के कंपेयर करें अगर, तो एसिड्स भी मेटल से रिएक्ट करके मेटल साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन वहाँ पे एक क्लियर कॉन्सेप्ट है कि ECS में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जितनी भी मेटल्स हैं वो सब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके मेटल साल्ट बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित मेटल्स ऐसा नहीं कर पाती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे
आपको स्पेशली याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सी मेटल्स जो हैं वो बेसिस या एल्कली से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। अब जैसे एल्युमिनियम है, जिंक है, टिन है, ये मेटल्स हैं और ये बेस या एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड है उससे रिएक्शन करती हैं। तो एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। इसी प्रकार से जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाती है साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। इसी प्रकार से टिन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम स्टेनाइट सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। लेकिन सभी धातुएं ऐसा नहीं करती हैं। अब इसके बाद आते हैं रिएक्शन विद एलिमेंट्स ऑक्साइड। अब एलिमेंट्स ऑक्साइड में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं वे बेसिक है नेचर में, तो वो एसिड से रिएक्ट करेंगे, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक है नेचर में, इसलिए वो बेस से रिएक्शन करेंगे। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का ऑक्साइड, फास्फोरस के ऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स जब भी बेस से रिएक्ट करेंगे साल्ट एंड वाटर बनेगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल सल्फर के ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा सल्फर डाइऑक्साइड से, तो सोडियम सल्फाइड बनेगा और वाटर गैस निकलेगी। इसके बाद एसिड से रिएक्शन आप जानते हैं, हमने आपको बताया था एसिड के केस में कि एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं हमेशा एज ए प्रोडक्ट साल्ट एंड वाटर देते हैं और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इफेक्ट ऑफ हीट, यानी गर्म करने पर बेसिस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, गर्म करने पर कई जो बेसिस हैं या एल्कली हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं अपने ऑक्साइड्स में और वाटर में, लेकिन सब ऐसा नहीं करते। अब जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको आप गर्म करिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करिए, वो एल्युमिनियम के ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा। जिंक हाइड्रोक्साइड को गर्म करिए तो वो जिंक ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन यहीं पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करिए तो वो मेल्ट हो जाएगा, डिकम्पोज नहीं होगा। तो कुछ जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो गर्म करने पर मेटल के ऑक्साइड्स देते हैं और वाटर देते हैं। इसके बाद वेजिटेबल ऑयल्स और फैट्स, जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, ओलिव ऑयल हो गया, ये जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं जब हम इनकी रिएक्शन किसी एल्कली से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो ग्लिसरॉल बनता है और साबुन बनते हैं। तो ये अभिक्रिया जो है सोफिफिकेशन कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्लैक बोर्ड पे हमने समराइज भी कर दिया है, एक बार आपको फिर से रिपीट करे दे रहे हैं। तो रिएक्शन विद मेटल्स, बेस मेटल से रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बना रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ये जो बेस हैं ये नॉन मेटल ऑक्साइड से क्रिया करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल है, सल्फर का ऑक्साइड से क्रिया करके सोडियम सल्फाइड एंड वाटर बना रहा है। एक्शन ऑफ हीट, कुछ बेसिस जो हैं उनको जब हम गर्म करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये गर्म करने पर अपने ऑक्साइड्स और वाटर देते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है रिएक्शन विद वेजिटेबल ऑयल एंड फैट्स, जो एल्कलीज हैं जब उनकी वेजिटेबल ऑयल या फैट से रिएक्शन कराई जाती है तो ग्लिसरॉल बनता है और सोप बनता है, साबुन बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। तो ये बेसिस की प्रॉपर्टीज हो गई। अब कुछ बेसिस हैं उनके कॉमन यूज समझ लेते हैं।
अब कुछ बेसेस या एल्कलीज हैं, उनकी कुछ कॉमन यूज के बारे में जानते हैं। यहाँ पे बेसेस या एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? एक तो साबुन सोप बनाने में होता है और दूसरे पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसे स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या कहाँ होता है? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, व्यंजक चूर्ण के बनाने में इसका उपयोग होता है, और इन द प्रिपरेशन ऑफ फंजीसाइड्स यानी फफूंदनाशक के बनाने में इसका उपयोग होता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, और एसिड बेसिस एंड साल्ट्स को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए 2 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया था। पहला टॉपिक फर्स्ट था एसिड्स एंड बेसिस, और एसिड्स एंड बेसिस के सभी स्टडी पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग इसी चैप्टर के सेकंड टॉपिक को जानेंगे और समझेंगे।